बनारस का एक ऐसा सितारा जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर चमक बिखेरने के लिए बेताब है। कल 9 तारीख को मुंबई से होते हुए स्पेन जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय टीम में एक बार फुटबॉल में भारत का नाम रोशन करने के लिए बेताब है। हसन आलम हमारे साथ हैं, नेशनल प्लेयर हैं फुटबॉल के। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि अब तक का जो इनका सफ़र रहा वो कैसे रहा और किस तरीके से वो इस मुकाम पर पहुँचे। सबसे पहले अपना नाम और परिचय बताइए। जी, मैं हसन आलम बनारस से रहने वाला। अब तक का जो आपका सफ़र रहा है, नेशनल प्लेयर भी आप रहे हैं, तो कैसे आपने शुरुआत की, फुटबॉल को आपने क्यों चुना और किस तरीके से स्पेन की एक टीम है उसमें आपका सिलेक्शन हुआ है, पूरा वाक़या क्या है? जी, मेरे स्टार्ट किए हुए 14 to 15 ईयर्स हो गए हैं। मैंने स्टार्ट तो देखना मैंने पहले तो अपने पापा से सीखा, उसके बाद और भी मेरे सीनियर प्लेयर्स थे जिन्होंने इंडिया खेला, सबने उनको देख के इंस्पायर हुआ। फिर मेरा फेवरेट प्लेयर क्रिस्टियानो रोनाल्डो था, उसको देखा, उसके मैचेस देखने स्टार्ट कर दिया। पहले मैं क्रिकेट खेलता था, फिर अचानक से मुझे फुटबॉल खेलने का मन करने मुझे देखा, पापा को खेलते हुए और भी सीनियर प्लेयर्स को, भैया लोग को खेलते हुए देखा, तो मेरा भी मन हुआ कि नहीं मैं भी फुटबॉल खेलूँगा। तब से 14 ईयर्स से मैं खेल रहा हूँ। अभी मैंने अंडर 19 खेला जो नेशनल 2017 में, फिर उसके बाद 2019 में सीनियर संतोष ट्रॉफी खेला। तब से लेके फिर 2 इयर्स मैंने बहुत ज़्यादा फिर और हार्ड वर्क की कि मुझे यूरोपियन कंट्री में खेलना है। मेरा ये बचपन से सपना था कि एक बार यूरोपियन कंट्री में खेलना हो, वो भी स्पेन तो मेरा सबका फेवरेट है अभी यूरोप में। ये स्पेन से बड़ी बड़ी टीमें रियल मैड्रिड, बार्सिलोना, ये लोग के मैचेस सब सारे फैंस देखते हैं। मेरी फेवरेट टीम खुद थी रियल मैड्रिड, रोनाल्डो को सपोर्ट करते थे, तो उसी को देख के इंस्पायर हुए हैं कि नहीं एक बार लाइफ में यूरोप कंट्री से खेलना ही खेलना है। तो इसलिए मैंने फिर खेलना स्टार्ट किया, अपने वीडियोस बनाए, फ़ोटोज़ किए। तो मेरे एजेंसी है, एजेंट हैं अरिजीत सर, उनको मैंने अपने वीडियोस एंड फ़ोटोज़ सेंड किए, उन्होंने वहाँ सेंड किया। तो फिर वहाँ से आफ्टर 1 मंथ कॉल आया कि सिलेक्शन मेरा हो गया है, तो उसी के बाद मैं वहाँ जाऊँगा। अभी नेक्स्ट डे मैं यहाँ से मुंबई जाऊँगा, फिर वहाँ मैड्रिड, देन मैड्रिड से लास पाल्मास डी ग्रैंड कैनेरिया में ये यूनियन वियरा क्लब है 3rd डिवीज़न, वहाँ जाके मैं खेलूँगा। जो इंडिया में आप किस टीम में खेलते थे, क्या आपकी जिम्मेदारी होती थी, और जिस टीम में आपका सिलेक्शन हुआ है किस बेसिस पे हुआ है, इस टीम में आपकी क्या जिम्मेदारी होगी? जी, इससे पहले मैं बनास पुडिंग से खेलता था। बनास पुडिंग क्लब सबसे पुराना क्लब है ये बनारस का, 1936 के स्टेट है। इससे बहुत बड़े बड़े इंडिया के प्लेयर खेला है इन्होंने, बहुत इंटरनेशनल प्लेयर निकले हैं। शमशी सर निकले हैं, शमशुद्दीन अंकल थे, मेरे पापा खुद इंडिया पे रह चुके हैं, नूर आलम नाम है जी, राना अनवर अंकल हैं, सब ने इंडिया से खेला है। और हम चाहते हैं कि आगे भी मेरे बैचमेट जो हैं, मेरे टीममेट्स हैं, वो भी खेलें, आगे जूनियर्स हैं वो भी आगे बढ़ें। ग्राउंड में हमको चाहिए, ग्राउंड चाहिए। तब हमारे पास ग्राउंड था, तब खेलते थे। अभी रिसेंटली हमारे ग्राउंड छीन ली गई मतलब इन द सेंस योगी जी ने बोला ग्राउंड देंगे कि आपका ग्राउंड रहेगा एक्चुअल, आप उसमें खेलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आपका बनास पुडिंग का ग्राउंड रहेगा। बट हमको नहीं लग रहा, अभी सुनने में आ रहा है कि ग्राउंड नहीं दे रहे हैं। तो हमारी ये अपील है सर सबसे कि हमें ग्राउंड चाहिए, ग्राउंड की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हम खुद परेशान थे प्रैक्टिस के लिए, कभी BHU कभी यहाँ कभी यहाँ, क्योंकि बनारस में कहीं फुटबॉल भी नहीं, BHU भी जाकर कोई फ़ायदा नहीं होता, ग्राउंड चाहिए थी। बिना ग्राउंड के कोई प्लेयर आगे नहीं बढ़ पाएगा। जितने प्लेयर अभी जूनियर्स हैं, मेरे बैचमेट है, वो लोग भी परेशान है, कहाँ प्रैक्टिस करें। अगर वो लोग खेलेंगे नहीं, ग्राउंड नहीं रहेगा, तो आगे कैसे, और मेरे तरह और लड़के कैसे आगे जाएंगे? सिर्फ एक मैं ही अकेला नहीं होना चाहता, क्या मैं चाहता हूँ मेरे दोस्त और जूनियर जो हैं लड़के बहुत अच्छे, जहाँ टैलेंटेड लड़के हैं, वो आगे बढ़ें। तो आप किस तरीके से प्रैक्टिस करते थे, कहाँ पे करते थे, आपके कोच कौन है, पिताजी से कितना आपको मार्गदर्शन प्राप्त? ये मेरे कोच तो मेरे पापा ही रहे हैं, और मेरे कोच राना अंकल सर थे कोच ने। और सभी खिलाड़ी समझ ली मेरे एक तरह कोच की तरह, यहाँ पे ये इंडिविजुअल एक कोच की तरह नहीं था, मतलब सब इंटरनेशनल प्लेयर रह चुके हैं। जो वो सिखाते थे वो मैं सीखता था। ग्राउंड कौन सा था, किस ग्राउंड पे? बनास स्पोर्टिंग क्लब का ग्राउंड था ये बेनिया बाग में, जहाँ भी अंडरग्राउंड पार्किंग सुनने में आ रहा बनने जा रही है, और ग्राउंड नहीं दे, और ग्राउंड भी देंगे तो छोटा वो दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअल साइज़ चाहिए ग्राउंड की। जहाँ टूर्नामेंट ऑल इंडिया जैसे टूर्नामेंट बहुत हुए वहाँ पे ग्राउंड में, बहुत ग्राउंड वहाँ पे टूर्नामेंट हो चुके हैं, ऑल इंडिया लीग होती रहती है, बिस्मिल्लाह खां के नाम से बहुत हुआ है। बट लेकिन अगर एक्चुअल लेंथ नहीं देंगे ग्राउंड का, तो उसमें ऑल इंडिया कुछ टूर्नामेंट नहीं हो सकता है, और आगे बच्चे नहीं बढ़ पाएंगे। फिर जनरेशन आगे का हम चाहते हैं कि बढ़े। हसन आलम का कहना है कि फ़ुटबॉल का ग्राउंड नहीं है यहाँ पर, जिससे काफ़ी दिक्कतें होती हैं, और इनको अपनी तो चिंता है ही, अपने जूनियर की भी चिंता है कि आखिर वो कैसे प्रैक्टिस करेंगे, वो कैसे आगे बढ़ेंगे। हसन के पिताजी हैं नूर आलम, जो उनके कोच भी हैं, उनसे बात करते हैं कि इस सफ़र को किस तरीके से देखते हैं, कितना मुश्किल भरा सफ़र रहा और क्या कहना चाहेंगे। ये जो उपलब्धि इनके बेटे ने हासिल की है और आगे भी
क्या प्लानिंग है, किस तरीके से आगे फुटबॉल खेलना है, तो आप अपना पहले परिचय दे दीजिए। मैं नूर आलम इंटरनेशनल फुटबॉलर हूँ और बनारस स्पोर्टिंग क्लब अभी इस वक्त मेरे ही देख रेख में चल रहा है। सारे फैसले और काम मैं ही देखता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो हमारा बच्चा पाया है वो और भी बच्चे हमारे क्लब में हैं। कम से कम हमारे यहाँ 80 से 85 बच्चे, 3 क्लब हैं हमारी, जूनियर, सब जूनियर और सीनियर, तीनों क्लबें खेलती हैं। तीनों बच्चे सारे प्रैक्टिस करते हैं और उनको प्रेरणा दी जाती है, सिखाया जाता है। हमारे यहाँ कोई एक्चुअली कोई इंडिविजुअल कोच नहीं होता, कुदरती है ये फुटबॉल। आप पूरे उत्तर प्रदेश में किसी भी जगह जाएंगे, अगर किसी फुटबॉलर से पूछेंगे तो बेनिया बाग का नाम वो पहले लेता है कि बेनिया बाग का जो फुटबॉलर है उसका अलग खेल है, अलग गेम है। ये तो गॉड गिफ्टेड है बेनिया बाग। जैसे वरुणा पार हॉकी था, जिसे मोहम्मद शाहिद जैसे प्लेयर, नईम जैसे प्लेयर पैदा हुए, इसी तरह बेनिया में फुटबॉल होता था। और आज जमौड़ा रहता था। हमारा पूरा चौक वार्ड, पूरे बनारस में सबसे ज़्यादा सपोर्टर बनारस स्पोर्टिंग क्लब के हैं। सबसे ज़्यादा प्रेम करने वाले, प्यार करने वाले बनारस स्पोर्टिंग क्लब में ही मिलेंगे आपको। तो आगे का क्या प्लान रहेगा, आगे किस तरीके से, जैसे स्पेन में सिलेक्शन हुआ है, इसके बाद क्या रहेगा उद्देश्य कि किस टीम के साथ खेलना है या फिर कहाँ तक जाना है? कुछ तो प्लानिंग आप लोगों की आपस में हुई होगी। नहीं, ये प्लानिंग इनकी मेहनत के ऊपर है। ये वहाँ जा रहे हैं, मेहनत करके अगर खेलेंगे, अल्लाह ने चाहा तो और तरक्की करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा दिन रहें वहाँ, अच्छे क्लबों में खेलें। ये दुआएं हम लोगों की, हम सब की दुआएं हैं। और हम सांसद जी, हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं हमारे क्षेत्र के, जो हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे कम से कम फुटबॉल को अगर ज़िंदा है रखना है तो हमको फुटबॉल ग्राउंड फुल फ्लैश में दें। इससे पहले बेनिया बाग में जितना भी क्लब फुटबॉल क्लब ग्राउंड थी वो टोटल बनारस स्पोर्टिंग खर्च करके अपने पैसे से मेंटेन करती थी। ये करीब गोकड़ साहब डीएम थे भी, कमिश्नर साहब भी थे, उनको भी पता है। हमने बनारस स्पोर्टिंग में उत्तर प्रदेश में पहली क्लब है जो नाइजीरियन खिलाड़ियों को हम लोगों ने खिलाया। इंटरनेशनल खिलाड़ियों को बुला के हम लीग में खिलाते हैं। आज भी हमें खिलाने का, लेकिन हमको ग्राउंड ही जब नहीं मिलेगा। ग्राउंड का एक फुल साइज़ है 80-120, ये साइज़ का इंटरनेशनल साइज़ है। ये IFF तभी परमिशन देती है कि आप कोई टूर्नामेंट कराएं। जिला लीग भी हमारे बेनिया बाग में ही होता है। बेनिया के उत्तर प्रदेश का हर फुटबॉलर जो भी हो वो एक बार सोचता है कि मैं बेनिया बाग में आकर अपना जौहर दिखाऊं, अपना अच्छा खेल दिखाऊं, क्योंकि यहाँ खेल प्रेमी बहुत हैं और ज़्यादातर फुटबॉलर। वाराणसी में सिगरा स्टेडियम भी है जहाँ पे फुटबॉल के पोस्ट भी हैं, फुटबॉल का ग्राउंड भी है। क्या वहाँ पे संभव नहीं है खिलाड़ियों का वहाँ प्रैक्टिस करना? नहीं, वहाँ पे हम कभी भी नहीं गए। और मेरा देखिए, बनारस हॉस्टल है, हमें कहना नहीं चाहिए था, लेकिन हम कह रहे हैं वो हमसे जीत नहीं पाते हैं। जबकि उनको पूरी तरह से गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, 24 घंटा उनको अपने प्रैक्टिस में रखती है, खाना खिलाती है, रखती है, सिर्फ स्पोर्ट्स फुटबॉल के लिए। लेकिन वो हमको नहीं जीत पाते कि हम उनसे बेहतर हैं। इसलिए मैंने बार बार बोला कि बेनिया बाग जो गॉड गिफ्टेड है, अल्लाह ताला पता नहीं क्यों अपने आप वहाँ का, कभी भी खिलाड़ी को देखेगा तो अपने आप पैर में उसको हुनर नज़र आएगा अलग से। तो हम हॉस्टल भी हमको नहीं जीत पाती, जबकि गवर्नमेंट इतना पैसा खर्च करती है। हमारे ऊपर 1 रुपया आज तक प्रशासन ने नहीं खर्च किया। जो कुछ किया मेरे सपोर्टरों ने किया। जो लोग मुझसे क्लब से प्यार करते हैं उन लोगों ने चंदा दिया, उन लोगों ने किया, और क्लब ने ही सफ़र किया। यहाँ तक कि पानी के बोरिंग, बहुत कुछ घास भी, पहले कंकड़ की ग्राउंड थी, हम लोगों ने घास निकाला, हम लोगों ने ग्राउंड को पूरा बनाया। मतलब सारा सब कुछ बनारस स्पोर्टिंग ने किया। जब ये हमसे ग्राउंड लिए, स्मार्ट सिटी ने, डायरेक्टर ने लिया, तो हमसे ये वादा उन्होंने किया था कि नूर जी मैं आपको पूरी फुल साइज़ ग्राउंड दूंगा। लेकिन आज जो दिख रहा है वो बहुत हम लोग के साथ छल हो रहा है, और बहुत दुख की बात है कि ग्राउंड हमें पूरी नहीं मिल रही है। तो अभी वहाँ पे जो स्टैंड बन रहा है या जो भी निर्माण हो रहा है स्मार्ट सिटी के तहत, क्या आपको लगता है कि कोई गुंजाइश है वहाँ पे ग्राउंड मिलने की, या फिर कहीं और देंगे? नहीं, अभी अब तो कोई गुंजाइश नहीं लगता। देखिए, कहीं और ग्राउंड लेने का मतलब नहीं है। हमने आपसे बोला गॉड गिफ्टेड, अल्लाह कहीं ना कहीं कोई चीज़ छोड़ देता है। जिस तरह वरुणा पार हॉकी था तो मोहम्मद शाहिद जैसा प्लेयर, दुनिया में बहुत बड़ा प्लेयर थे वो मोहम्मद शाहिद, भले हम ना मानते हो, लेकिन बहुत जादूगर। हम लोगों ने ध्यानचंद जी को नहीं देखा, लेकिन मोहम्मद शाहिद जी को देखा, जो ध्यानचंद जी की से ज़्यादा कला उनके हाथों में थी। हमने ध्यानचंद जी को नहीं। इसी तरह फुटबॉल बेनिया बाग में हमारा छोटा भी बच्चा सब जूनियर का, उसका पैर में हुनर देखेंगे ना तो आपको लगेगा कोई भी उत्तर प्रदेश में स्पोर्ट्स कॉलेज है, बरेली हॉस्टल था। हम लोग जब वहाँ खेलने जाते तो लोग, कोच वहाँ का ये कहता था, अरे यार ये बेनिया बाग का फुटबॉलर है। पहचान जाते थे हमारे खेल से कि ये बेनिया बाग में खेलता होगा।
इतना अच्छा हमारे यहाँ है। हमारे हमको ग्राउंड चाहिए। जो ये ट्रस्ट भी है तो फुटबॉल खेल के लिए ट्रस्ट है। ये यहाँ पे बिजनेस करने के लिए कमर्शियल पार्किंग बनाने का कोई मतलब नहीं। किसी खिलाड़ियों का दिल दुखाकर उसको परेशान करके इतने सालों से खेलते चले आ रहे हैं, उसको ख़त्म करके आप एक व्यवसायिक बिजनेस प्लस बना रहे हैं, तो ये बड़े दुख की बात है। हम कहाँ से गोल्ड लाएंगे, हम कहाँ से देश का नाम रोशन करेंगे, हम कैसे अपने स्टेट का नाम रोशन करेंगे, हम कैसे अपने शहर का नाम रोशन करेंगे जब हमें खेलने को ही नहीं मिलेगा। बच्चे हीरोइन पीने लगेंगे, गंदा काम करने लगेंगे, घूमने लगेंगे। स्पोर्ट्स में रहने से खिलाड़ी डिसिप्लिन में रहता है। हम तो कहते हैं कि हर घर में एक स्पोर्ट्समैन होना चाहिए, जिससे पूरे घर को बदल देता है। वो अपने डिसिप्लिन में अच्छे से बात करना, टाइम से खेलना, टाइम से उठना, टाइम से खाना खाना, ये एक स्पोर्ट्समैन में ही होता है। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट पूरी दुनिया में मिसाल लोग देते हैं कि यार स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है। तो इसलिए एक रिक्वेस्ट है सरकार से, हमारे चीफ मिनिस्टर जी से, कि हमको हमारी ग्राउंड दें, खुदा के लिए ग्राउंड दें। बिल्कुल, हमारी खास बातचीत हुई है हसन आलम से, जो इंटरनेशनल टीम में खेलने जा रहे हैं स्पेन, और उनके पिता जो उनके कोच भी हैं, उनसे भी बात हुई है। तो कहीं ना कहीं एक तरह से बनारस में खुशी की लहर तो ज़रूर है, लेकिन कहीं ना कहीं एक कसक भी है कि फुटबॉल का एक अलग से ग्राउंड नहीं है। जो ग्राउंड बेनियाबाग में था वो भी स्मार्ट सिटी के तहत विकास के दौड़ में आगे बढ़ रहा है, लेकिन इनका कहना है कि इससे काम नहीं चलने वाला है। कहीं न कहीं बनारस ने कई ऐसे इंटरनेशनल खिलाड़ी दिए हैं जिससे बनारस का नाम पूरे विश्व में ऊंचा हुआ है, लेकिन अगर इस तरह के फुटबॉल के ग्राउंड अगर इनको और मिल जाते हैं तो खिलाड़ियों को और ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा। योगी जी से यही इनकी डिमांड है कि एक फुटबॉल का ग्राउंड मिले, जो उन्होंने वादा किया है। रिपोर्टर्स पेज के लिए वाराणसी से काशीनाथ शुक्ला।